Unwall Pacific. हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में देखिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कवर किया था। ठीक है, एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स कवर करने जाएंगे और ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स की जितनी भी थियरी है उस पर डिस्कशन, एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है केमिकल काइनेटिक्स में? देखो, थर्मोडायनामिक्स में क्या था? थर्मोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में ये सवाल नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन ये है कि जो आपका रिएक्शन है उसका रेट क्या है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड देयर आर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन है और जो वेरी स्लो रिएक्शन है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि उसमें रेट निकालना मुश्किल होता है। तो हम जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में वो है मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, और मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि किसी आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। देखो, तो केमिकल रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है टाइम के हिसाब से, और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ठीक है ना, तो यही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आप कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ स्टूडेंट कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली स्टूडेंट इसको लिखते कैसे हैं? तो देखो, तो अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का दो तरीका ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब आप प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ता हुआ बताएंगे, और जब आप रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को कम होता हुआ बताएंगे, इस तरीके से। अब स्टूडेंट देखो, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? तो देखिए, मैथमेटिकली हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो ये जो आर है मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे, रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस साइन। चेंज के लिए डेल्टा रखेंगे, और ये है आर का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा टी क्या होता है? टाइम इंटरवल। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहें, सो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में आएगा स्टूडेंट डेल्टा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन आप इसके टर्म्स में लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप इसके टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ, मान लीजिए स्टूडेंट कोई रिएक्शन है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये रिएक्शन हमारे पास, PCl5 प्रोड्यूसेस PCl3 प्लस क्लोरीन। ठीक है, PCl5 प्रोड्यूसेस PCl3 प्लस क्लोरीन, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सो इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो PCl5 है वो क्या है? वो रिएक्टेंट है स्टूडेंट, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? कम होता है, तो माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी। तो देखो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो
PCl3 और क्लोरीन के साथ पॉजिटिव साइन लगा है, जबकि PCl5 के साथ नेगेटिव साइन लगा है, क्योंकि PCl5 रिएक्टेंट है, PCl3 क्या है, ये आपका ये प्रोडक्ट है, क्लोरीन भी क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हम मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्टूडेंट यूनिट होगी वो कुछ इस तरीके की, क्योंकि मोल पर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है, टाइम नीचे है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर की, वो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो जो यूनिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, मोल पर DM³ पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, अगर गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो, ठीक है, गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तब हम इसकी बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब मान लेते कभी कभार क्या होता है कि अब देखो ये तो, हाँ, कभी कभार ये होता है ना कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ना होकर अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है, N2 + 3H2, ये क्या दे रहा है आपको, 2NH3, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात कैसी है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और अमोनिया कितना है, 2। तो ऐसे केस में किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, सो इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू N2 का, देखो तो ऐसे ही रहेगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, विच इज इक्वल टू H2 भी क्या है, रिएक्टेंट, तो माइनस साइन आएगा, बट यहाँ पे 3 है तो इसको डिनोमिनेटर में डालना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, विच इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सो ये हो गया आप स्टूडेंट हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर एक से अलावा कुछ और दिया है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से दिखाते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो ग्राफ में आप देखिए क्या है, ग्राफ में ये कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा, तो ये ग्राफ आता है, ठीक है ना। तो हमने एक 11th में एक इक्वेशन पढ़ा था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। तो ये देखिए ये इक्वेशन था। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू, जैसे ये रिएक्शन है, कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन है, AA प्लस BB प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, ठीक है, ये इस तरीके का रिएक्शन है। So according to law of mass action equation, then according to law of mass action equation, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है 11th में, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power A into concentration of B to the power B, ठीक है। अब जहां पे प्रोपोर्शनल साइन होता है उधर हम क्या डालते हैं, कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A to the power A and B to the power B. So this equation is called law of mass action equation। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे,
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि पावर में जो आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा है वो रिएक्टेंट के उस कॉन्सेंट्रेशन को बताता है जो रिएक्शन के पर्पस से आपने ली होती है। मतलब ए और बी क्या है, वो क्वांटिटी है जो आपने रिएक्शन के पर्पस से ली है रिएक्शन को कराने के लिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो हमारा रिएक्शंस होते हैं उसमें पूरा का पूरा जो ए और बी है वो रिएक्ट थोड़ी ना होता है। जो आप रिएक्टेंट लेते हो वो सारी क्वांटिटी थोड़ी ना रिएक्ट होती है, ठीक है। तो उसमें से कुछ अमाउंट ही रिएक्ट होता है। तो एक्चुअल जब कॉन्सेंट्रेशन लिखो तो इस इक्वेशन का छोटा सा जब हम मॉडिफाइड वर्जन लिखते हैं, छोटा सा जब इसको मॉडिफाइड करके लिखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा लिखना है, ठीक है। ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा लिखना है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड rate law equation। this equation is called rate law equation, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या फर्क है, ऊपर वाले और नीचे वाले इक्वेशन जो है वो एक जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो एक जैसा है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन, और नीचे वाले को हम कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, याद रखना। अब ये और यहाँ पे जो k है, दिस k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो रेट कांस्टेंट है इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो के है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी, देखो अगर हम इसको यूनिटी ले लें, अगर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर मैं ए और बी को 1 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। समझे बात को, मतलब ये होता है, सो रेट कांस्टेंट क्या होता है, सो रेट कांस्टेंट को डिफाइन डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। समझे, अगर मोलार कॉन्सेंट्रेशन एक हो जाए तो रे उस समय रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज है। अब अगली जो हम बात करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा खाली एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट की है, तो पहला पॉइंट क्या है, रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपके के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपका रिएक्शन उतना क्या होगा, उतना फास्ट होगा। क्योंकि देखो अभी हमने देखा था के को हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर किया था, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, उतना ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर आता है स्टूडेंट जो पॉइंट नंबर 2 है, ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो रेट कांस्टेंट जो है ना वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है।
अगर ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या है, ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ईच रिएक्शन हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू, मतलब अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई दूसरा रिएक्शन उसके लिए के का वैल्यू अलग होगा, कोई तीसरा रिएक्शन है उसके लिए के का वैल्यू क्या अलग 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 होगा। समझे बात को स्टूडेंट? सो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट of a reaction does not depend upon the concentration of the reactant। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना कि देखो K की वैल्यू जो है ना वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब आप शुरुआत रिएक्टेंट आप देखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, किसी रिएक्शन में एसिटिक एसिड यूज हो रहा है, तो वो 1 मोलार भी हो सकता है, 2 मोलार भी हो सकता है, 3 मोलार भी हो सकता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अगर आपने इवन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ज़्यादा लिया भी है ना, तो कितना भी आप ज़्यादा ले लो, रेट कांस्टेंट उतना ही रहने वाला है, रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होता। तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो एक चीज होती है जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के का यूनिट अलग होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के की यूनिट क्या होगी, अलग होगी। सेकंड ऑर्डर है तो उसके लिए अलग होगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए के का यूनिट अलग होगा। सो इट इज़ अ जो आपका जो के है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, के की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको देखिए आगे बात करते हैं फिर। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक कर लिया। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि इसका डेफिनेशन से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है ये कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसके एप्लीकेशन और इसको ना प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्शन होता क्या। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं। देखो ये रिएक्शन आपका ए प्लस बी क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे क्या लिखा, रेट लॉ इक्वेशन। क्या लिखा हमने यहाँ पे, रेट लॉ इक्वेशन लिखा है। अब ये जो पावर में आपको अल्फा प्लस बीटा दिखता है ना, इसी के सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। आप रिएक्शन अगर पेपर पे कोई रिएक्शन लिखा है तो आप उस रिएक्शन को देख कर सिंपली आप ये नहीं बता सकते कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे, जैसे देखिए अगर अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन आती है तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर दो आती है तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तीन आती है तो हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सवाल तो ये है कि ये ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब 1.5 ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर। बट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगले 10 मिनट हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ज़ीरो, मैं किसी रिएक्शन को ये कह रहा हूँ कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स, कि मैंने रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं और मेरा रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या कह रहा हूं मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। और ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैंने डबल किया और उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब ठीक है ना। तो मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लूँ,
या कितना भी कम कर लूँ, उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी असर अगर नहीं पड़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड है, ना चेंज, ना वो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो हम इस प्रकार के जो रिएक्शंस है, इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो चेंजेस आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में करेंगे, वही चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन में भी आपको ऑब्जर्व होंगे। जैसे कि अगर मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 5 गुना बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्टूडेंट क्या होगा? 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहा हूं, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो हाफ हो जाता है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को ना ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है ना? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, और मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब स्क्वायर डबल कर रहा हूँ, तो डबल का मतलब दो, दो का रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाए, तो ये क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं फिर से एक बार इसको बताता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। मैंने अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम्स इंक्रीज किया, याद रखना 5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 5 का स्क्वायर मतलब 25 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है ना? तो जितना भी आप जितने भी टाइम्स चेंजेस कर रहे हो, उसका आप स्क्वायर कर दो, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ता है। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 20 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 20 का स्क्वायर मतलब 400 टाइम्स बढ़ता है। इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है ना? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। अब जैसे इसको समझिए क्या है। अगर मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, मैंने दो दो गुना कर दिया, मतलब बढ़ा दिया 2 गुना, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 2 का क्यूब, 2 गुना मतलब दो, 2 का क्यूब कितना? 8 टाइम्स बढ़ेगा। समझे बात को? अगर मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 125 टाइम्स बढ़ता है। अगर ऐसा हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली आपको क्या करना है? आप जो भी चेंजेस कर रहे हो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में, उसका आपको क्यूब कर देना है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो अगर यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे मान लीजिए कि 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, सॉरी रेट ऑफ 9 टाइम्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो 9 का क्यूब, इतना टाइम आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होता है स्टूडेंट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। जैसे देखिए, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि आप सिंपली रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। सिंपली अगर आप उसको देखा कि आपने तो रिएक्शन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता, ना ही रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की जो स्टाइकोमेट्री है ना, उसको भी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे अमोनिया 2 लिखा हुआ, बट अगर आप रेट लॉ को ध्यान से देखो, तो अमोनिया के पावर में 0। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझे बात को? अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, देखो N2O5 यहाँ पे कितना दिया स्टूडेंट? 2 दिया है। ठीक है ना? बट 2 पे थोड़ा, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? के, ये क्या है? N2O5 का 1। समझे बात को? ये इसको ध्यान रखना। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? पावर में 2 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो,
अगर आप ये रिएक्शन की बात करो तो क्या होता है कि यहाँ पे पावर में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर में पावर में कितना होगा, पावर में 3 होगा, या तो जो दोनों हैं, ये जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो, ये भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है और ये रेट लॉ है, H2 के पावर में 1 है, Br2 के पावर में हाफ है, तो 1 + हाफ क्या, हाफ, मतलब ये 1.5, दिस इज 1.5 ऑर्डर, दिस इज ओवरऑल 1.5 ऑर्डर। अगर मैं एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात, जैसे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इट इज अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। देखिए सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि आपको ना सिर्फ फार्मूला काम आते हैं, ठीक है ना। तो एक आएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक आएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यही जो दोनों फार्मूले हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% इन्हीं दोनों से ही आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट रेट इक्वेशन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेरिवेशन समझ लीजिए, ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डेरिवेशन देखिएगा, कंसिडर जनरल रिएक्शन, ए क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपने ये मान लिया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि आपने मान ही लिया है। तो जब हम अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिखने के हमने दो तरीके सीखे थे, एक तो था रेट लॉ इक्वेशन के थ्रू, और एक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और एनीथिंग रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। दूसरे वाले में क्या होता है, क्या दूसरा जो तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का, वो क्या है, वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dA/dt। ठीक है, तो अब क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 -dA/dt इज इक्वल टू के। तो मैंने यहाँ पे dt को इधर ले लिया, ये हो गया k × dt। सो -dA = k × dt, माइनस साइन को फिर अगर वहाँ पे भी ले लीजिए, तो dA = -k × dt, ये हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन मिला है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो जैसे अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ये जो k है, k तो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, बट ये dt का हो जाएगा। सो 80 = -kt + i। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे i क्या है, i इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एक इस इक्वेशन में ना दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, एक k जो कि रेट कांस्टेंट, और i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ना i की वैल्यू चाहिए। तो i का वैल्यू कैसे निकलता है, उसी इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर देंगे, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे और i की वैल्यू निकालेंगे और इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे, इनिशियली टाइम क्या होता है स्टूडेंट, जीरो। टाइम अगर जीरो होता है तो AT भी किसके बराबर हो जाएगा, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो t = 0 और t तो AT = A0 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम t, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिए, AT की जगह क्या आ जाएगा, A0, t की जगह आ जाएगा 0, और i। तो देखो i की वैल्यू क्या निकल के आ गई, A0, i की वैल्यू क्या निकल के आ गई स्टूडेंट, A0। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन, अब उसी में देखो मैंने क्या बोला था, हम वही वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे और i की वैल्यू लाएंगे, और फिर उसी वाले इक्वेशन में i की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए AT = -kt + A0, kt इधर ले लीजिए, सो kt = A0 - AT। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा k = A0 - AT/t। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द फॉर्मूला for rate constant in zero order reaction, this is the formula for rate constant in zero order reaction। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं।
फिर हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसमें क्या करना है, टी की जगह हमें क्या लिखना है, टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है, हाफ लाइफ का मीनिंग ये होता है कि कि उस जो रिएक्शन को आधा होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। अगर आपने 100 यूनिट ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट करा तो उसको 50 होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो क्या होता है, हाफ लाइफ। फिर 50 से 25 होने के लिए क्या लगेगा, सेकंड हाफ लाइफ। 25 से 12.5 होने के लिए क्या लगेगा, थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके की बातें हैं। तो क्या होता है कि हाफ लाइफ में जो 80 होगा वो क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। तो 80 की जगह क्या लिखेंगे, A0/2 लिखेंगे, और टी की जगह आएगा टी हाफ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे मेन इक्वेशन में, मतलब इसमें, तो आपको जो निकल के आएगा हाफ लाइफ, सो टी हाफ इज इक्वल टू A0/2 के। तो आपको ना स्टूडेंट CET के पॉइंट ऑफ व्यू दो फॉर्मूले याद रखने, जीरो ऑर्डर। एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला स्टूडेंट टी हाफ का फॉर्मूला, जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या करना होता है यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, बेसिक इक्वेशन था k इज इक्वल टू A0 - 80/T। ठीक है, अभी करना क्या है, इस इक्वेशन को हमें y इज इक्वल टू -mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये वो इस तरीके से हो जाएगा। तो kt इज इक्वल टू A0 - 80। ठीक है, अब 80 इधर ले लीजिए और kt उधर ले लीजिए, तो हो जाएगा 80 - kt + A0। सो दिस इज y इज इक्वल टू -mx + c का फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, x एक्सिस पे आपका रहेगा टाइम, y एक्सिस पे रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये जो k है आपका स्लोप है, और ये क्या, इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ इस तरीके का बनेगा, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम, ये है कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स रिएक्टेंट का, ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये A0 है। स्लोप जो होगा वो होगा माइनस के, स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, तो दिस इज द स्लोप, ये क्या होगा आपका -k। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके मल्टीपल ग्राफ्स हैं यहाँ पे। एक तो ये ग्राफ हो गया, दूसरा वाला ग्राफ देखिए स्टूडेंट जो काम आता है वो ये है, वो ये वाला है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, क्या कह रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना भी चेंज करिए और उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी असर नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे वही है, हम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज किए जा रहे, रेट बढ़ ही नहीं रहा। दूसरा एक ग्राफ ये काम आता है। ठीक है, जो स्टूडेंट तीसरा ग्राफ है वो ये है हाफ लाइफ को लेके। तो टी हाफ इज इक्वल टू A0/1/2 के। तो ये y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ये आपका m क्या है, स्लोप है, तो ये ग्राफ आएगा हाफ लाइफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, स्लोप क्या आएगा, 1 - 1/2 के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म होने के लिए, जैसे अगर आपसे CET में ना ये सब शॉर्टकट्स ना बड़े काम आते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 100% रिएक्शन को खत्म होना, मतलब पूरी तरीके से रिएक्शन कब खत्म होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 100% रिएक्शन को खत्म होने के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा A0/k। ठीक है, ठीक, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। 75% रिएक्शन को खत्म होने के लिए कितना फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, वो है 3A0/4 के। एक ये फॉर्मूला है 75% के लिए। ठीक है ना, और एक और है T75% के लिए। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख पाएँ तो अच्छा है। 75% ऑफ रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए 1.5 टाइम्स टी हाफ वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, सो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे आगे। अब जो है हमारा अगला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगेन। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है तो लास्ट का जो फॉर्मूले आते हैं, जो लास्ट में जो फॉर्मूले निकल के आते हैं ये।
ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स विच इज इक्वल टू के इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए जीरो माइनस ए टी। चलिए अच्छा इसका डेरिवेशन कर ही लेते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखो ये जो यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें, तो देखो ऐसा लिख लेते हैं। सपोज सपोज वी स्टार्ट with a moles per liter of the reactant A after time t, suppose x moles per liter of it have decomposed। देखो इसका क्या मतलब है, हमने शुरू कितने से किया था, हमने हमारा रिएक्टेंट कौन सा ए, कैपिटल ए, हमारा रिएक्टेंट कौन सा है कैपिटल ए, उसका हमने कितना मोल्स लिया, ए मोल, स्मॉल ए मोल्स, उसमें से एक्स मोल क्या हुआ डिकम्पोज, कितना बचेगा, देन द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज ए माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ए माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द ए माइनस एक्स, ठीक है। एक तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का फॉर्मूला, दूसरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ये 1 है ये 2। अब देखो स्टूडेंट दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो देयर फॉर डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ठीक है। सो एक्स वाला टर्म एक साथ ले लीजिए। सो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ठीक है। अब अगर हम दो, ये हो गया इक्वेशन 3। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस लॉग, मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ, माइनस लॉग ए माइनस एक्स के, ये हो जाएगा के टी प्लस आई। सो दिस इज इक्वेशन 4, के टी प्लस आई, ठीक है। अब एक ही इक्वेशन में क्या है, दो कांस्टेंट है, तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए होगी। आई की वैल्यू के लिए मैं इसी इक्वेशन का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा ऐसे, इनिशियली एक्स क्या हो जाएगा आपका, इनिशियली एक्स तो कुछ रिएक्टिव नहीं होता, एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, और टाइम भी क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो देयर फोर माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस आई। सो आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ए, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। अब इसको ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। सो के टी इज इक्वल टू log a minus x। So kt is equal to log a upon a minus x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, हाँ, तो अब देखिए ये हो गया। अब जो ये वाला लॉग है तो बस, सो देयर फॉर k इज इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स, और k इज इक्वल टू 2.303
टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है क्या हमारा फार्मूला। और ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब परसेंटेज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन परसेंटेज, या फिर आप A0/80 वाला जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो जब एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद इसको नोट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, सही तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फार्मूला, एक और फार्मूला जो इसी यही फार्मूला है सेम, उसको हम ऐसे लिखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0/80। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया हो। ठीक है, इसके वेरियस फॉर्म्स भी हैं जैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो फॉर्म्स हैं जैसे कि ये वाला फॉर्म है के टी इज इक्वल टू लॉग A0/80। तो लॉग को उधर लोगे तो ये जो लॉग है जब उधर जाता है तो हो जाएगा e⁻k_t। इसको जब ऐसे रिवर्स कर देंगे, इस इक्वेशन को पलटी कर देंगे, 80/A0 हो जाएगा तो e⁻−e_k_t। तो और यहाँ पे A0 ले लीजिए, तो ये वाला फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। फिर एक और आता है स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैस फेज रिएक्शन। देखो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैस फेज रिएक्शन, डायरेक्ट फार्मूला हमें लिखना है। तो जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग P0/2P0 - Pt। अब P0 क्या है, P0 है स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, और 2P0 क्या है, और Pt क्या है, इट इज़ अ प्रेशर ऑफ अ गैस आफ्टर टाइम t। इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, और इसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको क्या है। तो पहले हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। ठीक है, तो उसका ऐसे करते हैं, देखिए ये कैसे आता है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0/80। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हाफ लाइफ में क्या होता है कि t की जगह हम क्या लिखते हैं, टी हाफ। t इज इक्वल टू टी सफिक्स हाफ, और जो हमारा 80 होगा, 80 इज A0/2। ठीक है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए फॉर्मूले में, सो t इधर आ जाएगा। सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0, 80 की जगह क्या लिखेंगे, A0/2। ठीक है, मैं आपको ये वाला पीडीएफ देखिए लिंक में इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये पूरे नोट्स हैं काइनेटिक्स के, याद रखिएगा। A0 कैंसल, सो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 2। 2.303 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन के। सो देयर फोर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा। सो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप इस फॉर्मूले की खास बात देखें तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में तो आ ही नहीं रहा, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें वो कैसे होगा, देखिए। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे सामने,
K is equal to 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन 80। सो इधर ले लीजिए इसको। सो KT अपॉन 2.303 log A0 अपॉन 80। सो KT इज इक्वल टू 2.303, ये हो जाएगा log A0 माइनस log 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब log 80 इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए, हो जाएगा माइनस KT प्लस log A0। ठीक है, तो अभी जो फॉर्म है वो क्या है, ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ग्राफ पे क्या होगा, ये आएगा y एक्सेस पे जो टाइम, देखो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्लोप हो जाती हैं। x एक्सेस पे क्या आएगा, टाइम, और ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। y एक्सेस पे स्टूडेंट log 80, x एक्सेस पे क्या होगा आपका टाइम, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो इस तरीके का आएगा। स्लोप जो होगा स्टूडेंट वो आएगा माइनस के अपॉन 2.303, और ये जो पॉइंट है ये होगा log A0 वाला पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ शॉर्टकट्स हैं जो सीटी के वगैरह के लिए काम आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर चुके हैं वैसे। हाँ, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो शॉर्टकट है वो काम आते हैं, जैसे कि 75% अगर रिएक्शन खत्म हो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए लगेगा 2 टाइम्स T हाफ। ठीक है, 87.5% को ख़त्म होने के लिए कितना लगेगा, 3T हाफ। ठीक है, 93.75% को ख़त्म होने के लिए 4T हाफ लगता है। 96.87 को ख़त्म होने के लिए 5T हाफ। 99.9% को ख़त्म होने के लिए 10T हाफ लगता है। ठीक है, सो ये कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 99.9% उस रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए कितना समय लगेगा, तो वो होगा 10T हाफ। ठीक है, और T हाफ अगर डायरेक्टली दिया तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कुछ फार्मूलाज हैं। फिर यहाँ पे होता है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए 100 से मैं 50 पे गया तो एक हाफ लाइफ है, 50 से मैं 25 पे गया दूसरी हाफ लाइफ, 25 से मैं 12.5 पे गया तीसरी हाफ लाइफ। ठीक है ना, तो जब मैं अगर मैं 100 से 25 पे गया, इसमें कितनी हाफ लाइफ, तो कितना बचा प्रोडक्ट मेरा 25। तो अमाउंट, कितना अमाउंट बचेगा, मतलब ठीक है, रिएक्टेंट कितना बचेगा एक पर्टिकुलर, जैसे 2 हाफ लाइफ निकल गई, 3 हाफ लाइफ निकल गई, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है स्टूडेंट। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हाँ, अब जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग को बताया था कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है इट इज़ डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसको ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसको चलिए इसको देख ही लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्या है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, तो अगर ये मान लेते हैं स्टूडेंट ये रिएक्शन है, Na गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, Na क्या दे रहा, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से लिखा जा सकता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A⁴ n। एक तो पहला तरीका ये है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का, और जो दूसरा तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का वो ये है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dA/dt। ठीक है, याद रखना, कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि रेट क्या माइनस, नहीं, रेट माइनस होने से कुछ नहीं होता। स्पीड कैसे माइनस हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस नहीं होता। माइनस का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट कम हो रहा है, उसको से दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, बस उसको दिखाने के लिए होता है वो, बाकी उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे
सो अब यहाँ पे 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। अब सुनो, तो टारगेट मेरा के है, सो के इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी टी इंटू 1 अपॉन ए टू द पावर एन। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सो ये क्या हो गया है कि ये जो डी है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। डी टी क्या है, ये टाइम वाला टर्म है, तो टाइम लिख दो यहाँ पे। और ए टू द पावर एन ये भी है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा, सो के इज इक्वल टू, ये ऊपर देखो सबको ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n एंड टाइम टू द पावर -1। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सो के कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है स्टूडेंट्स मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर 1 - n, एन यहाँ पे क्या है और टाइम की यूनिट है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इफ n की वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा k का यूनिट, सो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि n 0 हो गया तो ये हो गया। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 ले ली जाए, यहाँ पे 1 ले लो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k का यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड के लिए भी निकाल सकते हो, उस पीडीएफ में दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, it is the number of atom, ion or molecule which collide in a rate determining step। समझे बात को, तो क्या होता है, the number of atoms, ion or molecule that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called the molecularity of the reaction। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने भी एटम या मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं आपस में, उनके नंबर को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। उनके नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन। बट मॉलिक्यूलरिटी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए पहले आपको रिएक्शन को समझना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उसे कहते हैं जो कि सिंगल स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो मल्टीपल स्टेप में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलरिटी फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो भाई अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो वही स्टेप उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो सिंगल स्टेप में या एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी निकालना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको एक बार फिर से कहता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। सिंगल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी निकालना डिफिकल्ट नहीं है, उसकी वजह ये है क्योंकि वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो क्योंकि वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, इसका मतलब वही उसके लिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। समझे बात को, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के लिए निकालना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक मल्टीपल स्टेप में जो ऐसा रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आप मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए कौन से स्टेप को चूज करें। तो आप जैसे एक रिएक्शन है जो कि 5 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो जो सबसे इन पांचों में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वो क्या होगा, वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो मान लेते हैं कि स्टेप नंबर 3 क्या है, सबसे स्लोएस्ट है, तो स्टेप 3 क्योंकि सबसे स्लोएस्ट है वो क्या हो गया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और मान लो कि उस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बायोमोलिक्यूलर। अगर उस स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। समझ आई बात, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स हैं वो क्या है, वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे ना तो समझ आएगा। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन रेटेड कौन स्लोएस्ट स्टेप है, ये कैसे पता चलता है, तो याद रखना स्लोएस्ट स्टेप वो होता है। जब मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा,
अब ये एक रिएक्शन है, 2N2O5 प्रोड्यूसेस 4NO2 एंड ओ प्लस O2, 2N2O5 प्रोड्यूसेस 4NO2 प्लस O2। अब ये ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, बट जो आपकी मॉलिक्युलरिटी है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इट में बी यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, समझे बात को। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हो गया है, ठीक है। जैसे देखिए मैकेनिज्म, स्टेप वन में क्या हो रहा है, स्टेप वन को यहाँ पे स्लो लिख दिया है। N2O5 क्या दे रहा है, NO2 एंड NO3। और स्टेप टू में क्या हो रहा है, अगेन दो, क्योंकि आपने N2O5 दो लिया था, तो यहाँ पे एक N2O5 और NO3, जो यहाँ पे NO3 वो रिएक्ट हो रहा है फास्ट, 3NO2 प्लस O2, तो रिएक्शन ये आ गया, ठीक है। बट देखो मैकेनिज्म तो आपके सामने, बट इसमें अगर यहाँ पे ये स्लो न लिखा होता तो आप ये कैसे पहचानते कि ये स्लो है। तो देखो याद रखना कि आपके रिएक्शन के मैकेनिज्म में वो रिएक्शन स्लो है जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो सवाल नंबर दो होता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है। भाई इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाता है, मतलब फाइनल रिएक्शन में देखने को आपको नहीं मिलता। तो यहाँ देखिए, सो N2O5 ये स्लो, देखो यहाँ पे NO3 का अगर आप देखो ये इंटरमीडिएट है। क्यों, क्यों इंटरमीडिएट NO3, क्योंकि यहाँ पे देखो NO3 कहीं दिख रहा है कि आपको, नहीं, यहाँ पे NO3 आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो NO3 क्या आपका, दिस इज द इंटरमीडिएट, ठीक है ना, ये क्या आपका इंटरमीडिएट है। और NO3 क्योंकि प्रोडक्ट के यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, स्लो। और क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसलिए क्या हो जाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे जो कि है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शंस, यहाँ पे देख कलर, such reactions which are not only of the first order but under certain condition becomes reactions of first order are called pseudo first order reaction। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं है, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें वो, देखो बेसिक बात ये है कि फर्स्ट ऑर्डर जैसे लगते हैं बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते नहीं है। उसकी वजह क्या है, जैसे इसके दो एग्जांपल हैं, दो ही एग्जांपल पूरे सिलेबस में जो कि आपको करने हैं। एक है आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये वाला है। और एक है आपका एसिड कैटालाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। ये दो रिएक्शन। अब इसकी खास बात क्या है इन रिएक्शंस की, देखो क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा जनरली जब ये रिएक्शन होता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पे इस पे भी डिपेंड करता है और पानी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर दोनों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट होता क्या है, क्योंकि पानी हमने इतना ज्यादा लिया है, यहाँ पे पानी हमने इतना ज्यादा लिया होता है कि उसके जो कॉन्सेंट्रेशन में जो बदलाव है ना वो पता नहीं चलता, उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो बदलाव पता नहीं चलता। इसीलिए हमें ये लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द वन रिएक्टेंट, ठीक है। बट वो एक्चुअली इस पर भी डिपेंड करता है, बट ठीक है ना, लेकिन होता एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर है, बट इट फील्स बट लाइक प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ये रिएक्शंस दिखते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना, इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा एक और रिएक्शन है एसिड कैटालाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसको भी देख लीजिएगा ऐसे ही सेम। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। ये सब सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी भी निकाल दिया है। चलिए अब बात करेंगे स्टूडेंट काम की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, एक थियरी होती है हम जिसे कहते हैं कोलिजन थियरी, ठीक है। कोलिजन थियरी ये कहती है कि केमिकल रिएक्शन इस वजह से होते हैं जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो, ठीक है। बट एक्चुअली कोलिजन की बात है, सिर्फ कोलिजन होने की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं होते। जो कोलिजन होना, जो कोलिजन है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए, दैट कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को, मतलब मॉलिक्यूल देखो कोलाइड तो होते ही रहते हैं, बट हर एक और मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है, वो अपन उस पर कोलाइड होते रहते, बट रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना।
तो रिएक्शन किस वजह से होता है? रिएक्शन होता है इफेक्टिव कोलिजन की वजह से। इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो ऐसे समझिए ये है मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं इस एनर्जी लेवल पर हैं और आपस में टकरा रहे बट कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। आपने टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर देते 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 आपने एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि अब मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होने लगा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इन दोनों की एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस, सो द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी इस तरीके से डिफाइन करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी देखो, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ये मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक डायग्राम, एक ग्राफ होता है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, इसको कहते हैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। देखिए अब इसमें क्या होता है, और ये जो रिएक्शन, ये जो ग्राफ बनाया गया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये एंडोथर्मिक के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक के लिए ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपके जो एक्स एक्सेस है वो क्या आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी का वाई एक्सेस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो रिएक्ट, क्योंकि क्या है ये रिएक्शन एक्सोथर, तो होता क्या है कि जब सिस्टम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाता है ना तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल पहले ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो गया। तो ये जो है ये इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। यहाँ पे ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद सिस्टम का एनर्जी लेवल नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर ये प्रोडक्ट का एनर्जी पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल और ये जो हाई है, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट के एनर्जी का जो बीच का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हीट ऑफ रिएक्शन। इस चीज को ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर यही एंडोथर्मिक के लिए होता तो एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, ये ऐसे होता है एंडो के लिए, बाकी सारी चीजें क्या होती सेम होती, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। सो ये होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पर देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ए प्लस बी बी। यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आपके नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन ये प्रोसेस पूरा एक साथ होगा। तो ये देखो ए और ए के बीच में पुराने बॉन्ड है जो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। ये ओल्ड बॉन्ड बिटवीन, ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, याद रखिए इसकी। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, जिसे हम आरएनएस इक्वेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो पहले हम ये बात करते हैं, देखो ज्यादातर रिएक्शन के लिए क्या होता है? ज्यादातर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, बट अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं, कितना? अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? दिस इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री, दिस इट इज द रेशियो ऑफ रेट इट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, जो कि 10 डिग्री के फर्क में है। तो ये अगर 308 पे है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये 298 पर है, ठीक है। तो ये जो रेशियो इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये ज्यादातर रिएक्शन के लिए 2 से 3 के बीच में होता है। मतलब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये ईटा है एक्चुअली स्टूडेंट, ये ईटा होता है, ये 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। अब ये ग्राफ है, जो ग्राफ हम समझे, देखो ग्राफ में क्या होता है, सीटी में ग्राफ कभी नहीं आते, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो ऐसे समझिए, ये ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके का, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाई एक्सिस पे, और ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो ऑब्वियस बात है, जब सिस्टम को आप टेम्परेचर दोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, बट ऐसे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब समझो इस बात को क्या हो रहा है। तो जब आप सिस्टम को टेम्परेचर देते हो ना, जब आप इस सिस्टम को आप टेम्परेचर देते हो तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ जाती है। ये देखो यहाँ से ये जो इस तरीके से आया, क्योंकि ये कर्व का नीचे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। आप वाई एक्सेस से देखिए काइनेटिक, आपको लग रहा हो कम हो रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम इसके इस एक्स एक्सेस के टर्म्स से बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। देखो क्या है पॉइंट इसमें। So when we increase the temperature, the average kinetic energy increases, but most probable kinetic energy increases, but the number of molecule having most probable kinetic energy decreases। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे इस ग्राफ पे सिर्फ इतना समझना है कि जब आप कम टेम्परेचर पे, जब आपका टेम्परेचर कम था तो इतने मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब इतने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करें। इसका क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाता है जो इफेक्टिव कोलिजन करें। अब ऑब्वियस बात है, जब ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उनका बढ़ेगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। इसको ना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। किसकी बात करने वाले, आर्हेनियस इक्वेशन की। देखिए स्टूडेंट, ये होता है आर्हेनियस इक्वेशन, ये रिलेशन देता है आपको रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का। देखिए कई सारे इसमें है, रेट कांस्टेंट का, टेम्परेचर और एक्टिव। इस इक्वेशन से क्या पता चलता है मालूम है, इस इक्वेशन से ये बात मालूम पड़ती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना तो उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है। रेट कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो के का वैल्यू जब ज्यादा होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ए क्या होता है स्टूडेंट, ए है आपका फ्रिक्वेंसी फैक्टर, ई क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है स्टूडेंट गैस कांस्टेंट, टी क्या है स्टूडेंट टेम्परेचर है यहाँ पे इस इक्वेशन में। और इस पूरे टर्म को e टू द पावर माइनस सी ए बाई आर टी को हम क्या कहते हैं, इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब समझिएगा, अब खाली से वही इक्वेशन हमारे काम नहीं आता जब हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। एक मिनट देखिए यहाँ पे। सो देखो ये इक्वेशन हमारा k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन, जब हम दोनों साइड जब दोनों साइड लॉग लेंगे ना तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है कि अब देखो हमको क्या ना एक इक्वेशन डिराइव करना है, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट लेना और दो डिफरेंट टेम्परेचर लेना। ठीक है ना। सो एट हम ये कर सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, if the value of rate constant at temperature T1 and T2 are K1 and K2, then so यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, log K1 ये कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा log A माइनस ई ए अपॉन आर T1, so this is equation 1, log K2 is equal to log A minus ई ए अपॉन आर टी टू, सो दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स तो आपको जो इक्वेशन मिलता है, अब इसको देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये log a था वो कैंसिल हो जाता है। अब ये पहले आएगा तो इसको अब ऐसे लिख देंगे ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ये मैंने बहुत शॉर्टकट से किया हुआ है। सो log k2 बाय k1 इज इक्वल टू 1 बाय आर, ई ए बाई आर कॉमन ले लो, ई ए बाई आर कॉमन
और अंदर करोगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2, ठीक है। और ये लॉग है 2.303 वाला ले लो, सो log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 T1 into T2. So this is the equation, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको काम आने वाला है। और अगर आपको जैसे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए, इसका भी ग्राफ अगर बनाना तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी लॉग ए। तो वाई एक्सेस पे लॉग के, एक्स एक्सेस पे आपका टेम्परेचर रहेगा, ये आपका हो जाएगा ये स्लोप, और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। ये है आपका ग्राफ, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या है, कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि जो हम जितना हम पढ़ते हैं उससे ये बात समझ आती है कि जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। बट सवाल है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फास्ट करता है। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, रिएक्शन को पूरा करे, और रिएक्शन से फिर से रीजनरेट हो जाए, ठीक है, फिर से वो रिएक्शन से निकल जाता है, ठीक है। बेसिक बात यह है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन में लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है स्टूडेंट, कैटलिस्ट रिएक्शन में लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपने आप बढ़ जाता है। उसको अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे देखो पहले कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो देख लो, ये देखिए। सो ए प्लस बी रिएक्टेंट है, सी आपका कैटलिस्ट है। तो ये जो कैटलिस्ट है इन दोनों रिएक्टेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ए बी, फिर से जब ये ए बी बन गया कैटलिस्ट फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेट है, ठीक है। अब ये ग्राफ बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। देखो ये क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये जो थंब ये क्या दिखा रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट एंड दिस इज द लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट के बगैर करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और जब कैटलिस्ट के साथ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और अगर केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी तो वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए, ग्राफ से नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट कोलिजन थियरी। अब देखो कोलिजन थियरी बहुत ये लास्ट टॉपिक है, कोलिजन थियरी केमिकल काइनेटिक्स का। देखिए क्या कहता है थियरी, पहले उसको पढ़ते पूरी तरीके से। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इट इज अज्यूम दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर and the reaction between them occurs only upon when they collide with each other। यही मैंने आपको बताया था पहले। कोलिजन थियरी ये मानता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हार्ड स्फीयर है, और रिएक्शन तभी होगा जब ये कोलाइड होंगे, ठीक है। पूरा उसका थियरी की तरफ पढ़ना है। For a collision to be effective, the colliding molecule must have an energy more than a particular value called threshold energy। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। At ordinary temperature and pressure, most of the reactant molecule may not possess energy equal to greater the threshold value। सीधी सी बात है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि जो इफेक्टिव कोलिजन वो कर सकें, ठीक है ना, ये बात है। तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। अब जैसे जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी क्या दे रहा है, प्रोडक्ट।
यहाँ पे इफ जेड ए बी क्या है, जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रिक्वेंसी, मतलब ए और बी के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी ये बता रहा है। जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रिक्वेंसी एंड एफ क्या है, एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और कितने मॉलिक्यूल हैं जो वो कोलिजन कर रहे हैं। आप समझो इस बात को ना, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा, एक तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी और ये जो कोलिजन ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, अब ये देखो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डिफाइन किया गया है। अभी जो एफ है ना, ये होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पता कैसे चलता है, तो ये जो एफ होता है वो इक्विवेलेंट होता है बोल्ट्जमैन फैक्टर के, जो कि है e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, माइनस ए बाय आर टी। So the rate of reaction is equal to ZAB into e to the power minus EA by RT, मतलब AF की जगह हमें क्या लिखना है, e to the power minus EA by RT। ठीक है, we can assume that the rate of reaction is also represented by, हाँ rate of reaction आप k लिख सकते हो, तो k is equal to ZAB into e to the power minus EA by RT, यही हमें इक्वेशन हमें लिखना है फाइनली। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हो गया। चलो कभी कभार स्टूडेंट क्या होता है, तो अभी हमने ये देख लिया कि जो रेट कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ऐसे इतने मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन तो हो रहा है, बट वो रिएक्शन होता नहीं, वो रिएक्शन, ठीक है ना, वो रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन के, ये पॉसिबल है कि इफेक्टिव कोलिजन के बावजूद भी वो रिएक्शन ना हो। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि ओरिएंटेशन बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे इसको पढ़िएगा, इवन इफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दे मे नॉट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता, and no breaking of bonds in the reactant molecule and no formation of bond to form the product. ठीक है, thus the collision to be effective, the colliding molecule must have an energy greater than the threshold energy and also must have a proper orientation. orientation क्या होना चाहिए, प्रॉपर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, CH3Br प्लस OH, ये रिएक्शन आपने हेलो अल्केन और हेलो अरीन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस, यहाँ एक ऊपर वाले हम इसे बैक साइड अटैक करवा रहे हैं, नीचे वाले हम फ्रंट साइड अटैक करवा रहे हैं। फ्रंट साइड जब अटैक करवाते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि ओरिएंटेशन बराबर नहीं है। अरे ये भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, Br भी न्यूक्लियोफाइल है, रिपल्शन हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा नहीं। जबकि बैक साइड अटैक में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, देखिए नए बॉन्ड बन रहे, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, और OH पीछे से अटैक किया, क्योंकि ओरिएंटेशन बराबर था, इफेक्टिव कोलिजन भी था बराबर, तो ये रिएक्शन हो गया। समझे बात को। तो जो इक्वेशन हमने लिखा था ना, k इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो वहां पे ना एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जो कि होता है स्टूडेंट ओरिएंटेशन फैक्टर, जो कि क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना, जरूरी है। तो so to account for the orientation factor for the collision to be effective, another factor called orientation factor, तो देखो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है, p। तो जो कोलिजन थ्योरी में जो ओवरऑल इक्वेशन बन के आता है वो क्या आता है, k इज इक्वल टू p इंटू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कोलिजन थ्योरी। तो दो बातें याद रखिएगा कोलिजन थ्योरी में, मॉलिक्यूल, देखो तो समरी क्या है इसकी, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन हो उसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या हो स्टूडेंट, प्रॉपर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो थियरी है वो खत्म हो गई है। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये PDF मैं आपको लिंक में इसको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। आज के लिए यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।